प्राचीन काल में विजयगढ़ राज्य में महेंद्र प्रताप सिंह राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था अंजना और छोटी रानी का नाम था मधुमती। उनकी दोनों रानियां बहुत ही सुंदर थीं। राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वे अपनी दोनों रानियों से विदा लेकर जंगल में शिकार करने निकल गए। काफी समय बीत गया था। राजा को कोई जानवर नहीं दिखा था। लगता है आज कोई भी शिकार हाथ नहीं आएगा। समय भी हो गया है, हम वापस महल चलते हैं। जैसा आप कहें महाराज। जैसे ही राजा ने ये कहा, उन्हें एक शेर दिखाई दिया। वह उस शेर पर हमला करने ही वाले थे कि एक दूसरा शेर उनके पास आकर खड़ा हो गया। सारे सिपाही घबरा गए। जैसे ही उन पर हमला करने के लिए वो कूदा, वैसे ही उसकी गर्दन पर एक हंसिए से हमला हुआ और वह शेर वहीं पर ढेर हो गया। सबने हमला करने वाले की तरफ देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे मानो वो किसी नगर में नहीं, जंगल में रहती हो। राजा उस लड़की के पास गए और उसका धन्यवाद करने लगे। आपके कारण हमारी जान बची है। हम आपकी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चीकू है महाराज। चीकू कोई आम लड़की नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर तेज था और आवाज में खनक थी। आपने हमारी जान बचाई है, इसके बदले आप हमसे कुछ भी मांग सकती हैं। हम मना नहीं करेंगे। आपको मुझे 3 वचन देने होंगे। बोलिए, मंजूर है तो मैं मांगने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मांगिए। आपको पहला वचन ये देना है कि आपको अपने महल में एक चीकू का बगीचा लगवाना होगा। ठीक है, हम चीकू का बगीचा लगवा देंगे। और आपका दूसरा वचन ये है कि आप कभी भी हमसे हमारे परिवार के बारे में नहीं पूछेंगे। राजा को ये वचन थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो कहाँ ही इस मुलाकात के बाद उस लड़की से मिलने वाले थे। ठीक है, हम कभी नहीं पूछेंगे। आगे। और तीसरा वचन ये है कि आपको मुझसे शादी करनी होगी, अभी इसी वक्त। राजा को इस बात पर पहले बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने उस लड़की को ध्यान से देखा। वह बहुत सुंदर थी, उसका कद भी लंबा था और वह गुणवान भी थी। राजा ने ये सोचा कि इस लड़की से शादी करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हम तुमसे अभी इसी समय विवाह करेंगे। जब राजा ने सिपाहियों से विवाह का प्रबंध करने को कहा तो वह हैरान रह गए क्योंकि उन्हें वो लड़की एकदम साधारण सी और छोटे कद की दिख रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी समय राजा और उस लड़की की शादी हो गई। जब महल में ये खबर फैली कि महाराज अपनी तीसरी पत्नी के साथ पधार रहे हैं तो दोनों रानियों को ये बात समझ में नहीं आई। महाराज तो शिकार पर गए थे, तो फिर ये विवाह कैसे कर लिया उन्होंने? मुझे तो लग रहा है कोई बड़ी बात है दीदी। उन दोनों रानियों को एक ही चिंता सता रही थी कि कहीं राजा की ये तीसरी रानी बहुत सुंदर हुई तो राजा हमेशा के लिए सिर्फ उसी की ही बात सुनेंगे। राजा सभी को चीकू रानी से भेंट करवाने लगे। ये हैं चीकू रानी। इन्होंने आज आपके राजा की जान बचाई है और बदले में हमने अपनी प्रसन्नता से इनसे विवाह किया है। चीकू रानी किसी को सुंदर और लंबी दिखती तो किसी को साधारण और नाटी दिखती। न जाने ये कैसे रानी बन गई। इसका कद तो देखो, ये रानी बन सकती है क्या? एक दिन मैं भी रानी बनूंगी। कितनी सुंदर है हमारी छोटी रानी, चेहरे पर कितना तेज है। ये तो बड़ी साधारण सी लड़की है। जैसा मैं सोच रही थी वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो, अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज भी ना किसी भी लड़की को ले आए और अपनी पत्नी बना दिया। जान ही तो बचाई थी, उसके बदले कुछ मुद्राएं दे देते।
ऐसी अजीब सी शक्ल की दिखने वाली लड़की से विवाह करने की क्या आवश्यकता थी महाराज को। चीकू रानी का महल में स्वागत किया गया। राजा उन्हें अपने पिता और राजमाता की तस्वीर के सामने ले गए। चीकू रानी, ये मेरे माँ और पिता हैं। आप इनका आशीर्वाद लीजिए। चीकू रानी ने जैसे ही उनका आशीर्वाद लिया, दोनों तस्वीरों से आंसू आ गए। ऐसा लगा कि वो दोनों चीकू रानी के दर्शन की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मैं आ गई हूँ, आप दोनों चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझे इनकी बहुत याद आती है। सब कुछ मेरे कंधों पर छोड़कर ये चले गए। संभालिए अपने आप को महाराज। चीकू रानी, अब आप आराम कर लीजिए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राज्य के सेनापति राजा के पास आए। महाराज, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, और फसल अच्छी होने के कारण इस बार लगान भी पिछले साल से अधिक आया है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब हमारी छोटी रानी के कारण हुआ है। उनके कदम इस महल के लिए बड़े ही शुभ हैं। जी महाराज, आप ठीक कर रहे हैं। पिछले कई सालों से बारिश भी ठीक से नहीं हो रही थी, लगान भी पूरा नहीं आता था। राजा ने देखा कि चीकू रानी के आने से महल में अब सारे काम अच्छे से होने लगे थे। ये देखकर राजा को समझ आया कि चीकू रानी बहुत बुद्धिमान है। वे उनसे राज्य के सभी महत्वपूर्ण कामों में सलाह लेने लगे। ये बात दोनों रानियों को अच्छी नहीं लगती थी और वे चीकू रानी से और जलने लगी। मुझे तो लगता है कि नई रानी कोई जादूगरनी है। जरूर इसने कोई तंत्र मंत्र करके सारे महल को जादू कर दिया है, इसीलिए तो सबको वही सही लगती है जो चीकू रानी कहती है। आप सही कह रही हैं। जब से ये आई है, सारी दासियां, सेनापति, यहाँ तक कि हमारे राजा भी बस इसी की ही सुनते हैं। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। वे दोनों रानियां परेशान थीं कि अगर सब चीकू रानी की बात मानते रहे तो एक दिन उन दोनों का महत्व ही खत्म हो जाएगा। एक दिन चीकू रानी और राजा शतरंज खेल रहे थे, जिसमें चीकू रानी राजा को बार बार मात दिए जा रही थी। आज आपके सितारे चमक रहे हैं छोटी रानी, वरना हमें आज तक शतरंज में किसी ने नहीं हराया। चलिए एक बाजी और हो जाए। इस बार राजा पहली चाल चलते हैं, तभी रानी को कुछ आभास हुआ और वे परेशान हो गईं। महाराज, कोई खतरा मंडरा रहा है। आप जल्द ही सेनापति को बुलाइए और उनसे कहिए कि कुछ गुप्तचरों को लेकर दक्षिण दिशा में जाएं। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रही हैं रानी? हम तो यहाँ शतरंज की बाजी खेल रहे हैं और इस बार आपकी चाल है। अच्छा, हम समझ गए। आप हमसे हार न जाएं, इसलिए कहानी बना रही हैं। अपनी चाल चलिए, कोई भी कहानी नहीं चलेगी। नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रही हूँ। दक्षिण दिशा से राज्य पर हमला होने वाला है। आप बात समझिए और जल्दी से गुप्तचरों को रवाना कीजिए। राजा चीकू रानी की बात मानते हैं और सेनापति को बुलाकर उन्हें आदेश देते हैं। सेनापति, किसी गुप्तचर को दक्षिण दिशा की तरफ भेजिए और वहां के हालात पता कीजिए। राजा ने जैसा कहा, सेनापति ने वैसा ही किया। रानी का संदेह सही निकला। दक्षिण दिशा से उनके राज्य पर हमला होने वाला था। राजा ने बिना देर किए दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान किया और दूसरी सेना की सारी योजना पर पानी फेर दिया। युद्ध जीतने के बाद सामने वाली सेना के जो भी सिपाही जिंदा थे, उन्हें राजा बंदी बनाकर अपने राज्य में ले आए। उनमें से सेना का सेनापति भी आ गया था। सारा नगर इस खतरे के टलने का उत्सव मना रहा था। राजा जैसे ही युद्ध से लौटे, सीधा चीकू रानी के कक्ष में चले गए। आपने तो हमें हैरान कर दिया। आपको ये सब कैसे पता? शांत हो जाइए महाराज, अभी अभी इतने भीषण युद्ध से लौटकर आए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आज हमने आपके पसंद का भोजन बनवाया है।
आपको बहुत पसंद आएगा। राजा चीकू रानी के गुणों से पहले से ही प्रभावित थे, लेकिन इस घटना के बाद चीकू रानी के लिए उनके मन में प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया। हम तो बस इतना ही कहेंगे चीकू रानी कि आज आपने हमारा दिल जीत लिया है। आपके इन शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब आप आराम कीजिए। नगर में जीत का उत्सव खत्म हुआ और देर रात हो गई। सब सो रहे थे, लेकिन एक चीकू रानी ही थी जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे अपने कक्ष में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। चीकू रानी बाहर आई और उन्होंने देखा कि मंजली रानी मधुमती महल से बाहर जा रही थी। अरे, ये तो मधुमती दीदी हैं, लेकिन ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? चीकू रानी मधुमती का पीछा करने लगी। उन्होंने देखा कि मधुमती रानी महल के गलियारे से होकर महल के बगीचे में जा रही थी। चीकू रानी भी उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गई। तभी वहां चीकू रानी को महल का सेनापति दिखाई दिया। अरे, ये तो हमारे महल के सेनापति हैं। ये इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ? और मछली दीदी, ये भी वहां जा रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। चीकू रानी बगीचे के पास आ जाती हैं। रानी ने देखा कि मधुमती और सेनापति एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे के गले लग गए। ये देख चीकू रानी अपने कक्ष में लौटने लगी। तभी उन्होंने देखा कि रानी मधुमती और सेनापति बगीचे से बावड़ी की तरफ चलने लगे। चीकू रानी भी उनका पीछा करने लगी। चीकू रानी के चेहरे पर आश्चर्य के कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही सब कुछ जानती हो। कुछ देर चलने पर मधुमती और सेनापति कहीं गायब हो गए। चीकू रानी ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। चारों तरफ बहुत अंधेरा था और चांदनी की रोशनी में चीकू रानी को चारों तरफ दरवाजे तो दिख रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि वे दोनों किस दरवाजे के अंदर गए हैं। हाँ, कहाँ गए? कोई बात नहीं, राजमाता ने जो मुझे बताया है उसकी पुष्टि आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। अभी यहाँ रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। चीकू रानी अपने कक्ष में लौट रही थी। तभी वे सोचती हैं कि राजा को इस बारे में पता होना चाहिए। जब तक इस बात की पूरी छानबीन नहीं हो जाती, महाराज से इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। चीकू रानी अपने कक्ष में आ गई और सोने का प्रयास करने लगी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके साथ में गहरी नींद में सोए राजा के तरफ चीकू रानी देखने लगती हैं। महाराज, आप कितने भोले हैं। आपने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया है। आप एक नेक दिल इंसान हैं। लेकिन आपको मैं कैसे बताऊं, यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कैसे बताऊं कि आपको बर्बाद करने की योजना बनाई जा चुकी है। लेकिन मैं यहाँ इस अनहोनी को रोकने आई हूँ। मुझे किसी के आंसुओं ने यहाँ भेजा है। आप कुछ नहीं जानते महाराज कि मुझे किसने भेजा है। आप तो ये भी नहीं जानते कि राजमाता जीवित हैं। चीकू रानी को कब नींद आई उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन राजा तैयार हो रहे थे। तभी चीकू रानी वहां आ जाती हैं और वे परेशान होती हैं। उन्हें देखकर राजा उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछने लगे। क्या हुआ चीकू रानी, आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं परेशान नहीं हूँ महाराज, बस कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं आप, हमें भी बताइए। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे ससुर जी की मृत्यु कैसे हुई? राजा ये बात सुनकर उदास हो गए। आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। आपको ये बात जानने का अधिकार है रानी, हम आपको अवश्य बताएंगे। हमारे पिता हमसे बहुत प्यार करते थे और एक बहुत अच्छे राजा थे। जब हम बड़े हुए तो उन्होंने हमारा राज्याभिषेक कर दिया और खुद सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। हमारी तरह उन्हें भी शिकार का बहुत शौक था। एक दिन
वो शिकार के लिए गए। उन्होंने सिपाहियों को रुकने के लिए कहा और खुद ही जंगल चले गए। सिपाही बहुत देर तक उनकी राह देखते रहे, लेकिन वो नहीं आए। जब सिपाहियों ने जंगल में ढूंढना शुरू किया तो उन्हें एक शव मिला। ऐसा लगता था कि किसी जानवर के हाथों वो इंसान मारा गया है। सिपाही ने देखा शव ने वही वस्त्र पहने हुए थे जो हमारे पिताजी ने पहने थे, और उनके हाथ में राज्य खानदान की अंगूठी भी थी। और ये बात साबित हो चुकी थी कि वो शव मेरे पिताजी महाराज का ही था, जिस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। पूरा नगर शोक में डूबा हुआ था। पिताजी की मृत्यु का सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमारा मन राजपाट में कहीं नहीं लग रहा था। हम बिल्कुल टूट चुके थे। फिर एक दिन हमें राजमाता ने बुलाया और कहा, बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता। इस महल ने अपने पिताजी महाराज को खोया, तुमने अपने पिता को खोया, और मैंने अपने पति को। मुझसे ये दुख सहन नहीं हो रहा है माता। मैं क्या करूं? अपने पिता की दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करो, अपने राज्य को संभालो। देखना, तुम्हारे अंदर अपने आप ही इस दुख को सहने की शक्ति आ जाएगी। हमने भी खुद को ऐसे ही संभाला है क्योंकि हमारे ऊपर आपकी और आपके बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। और इस तरह माता के समझाने पर हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और आज तक निभाते आ रहे हैं। चीकू रानी ने राजा की सारी बात सुनी। कुछ वक्त के लिए वे दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद चीकू रानी ने महाराज से एक और सवाल पूछा। मुझे बहुत खेद है महाराज कि हमारे पिताजी ससुर इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए। महाराज, आपने मुझे मेरे ससुर जी के बारे में बताया, मुझे अपनी सास और इस राज्य की राजमाता के बारे में कुछ बताइए। राजा ने फिर से उन्हें राजमाता के बारे में बताना शुरू किया। हमारी माँ एक बहुत ही गुणवान और निर्मल स्वभाव की थी। वो सबकी सेवा में लगी रहती थी। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु भी एक दुर्घटना के कारण हुई थी। एक दिन सुबह वो राजमहल के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। उन्होंने अच्छे से पूजा की, लेकिन अचानक मंदिर में आग लग गई। काफी प्रयासों के बाद मंदिर की आग को शांत किया गया, लेकिन तब तक मंदिर के पुजारी, राजमाता और उनकी एक दासी तीनों जलकर भस्म हो गए थे। पुजारी और राजमाता का शव तो वहां मिला, लेकिन दासी का शव वहां नहीं मिला। ना ही वो दासी कहीं जिंदा दिखाई दी। महाराज, आपको कैसे पता चला कि जो शव वहां मिला था वो हमारी राजमाता का ही शव था? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चिकू रानी? क्या हम अपनी माँ को नहीं पहचानते? हमने उनके हाथों में उनकी शादी की अंगूठी और राज की खानदानी अंगूठी को देखा था। वो हमारी माँ ही थी। महाराज, जिस वक्त मंदिर में आग लगी, क्या वहां कोई और भी था? क्योंकि राज्य के लोग भी तो उस मंदिर में जाते होंगे। नहीं रानी, वो मंदिर केवल महल के लिए बना हुआ था। प्रजा उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके द्वार भी महल के अंदर ही बने हुए थे। माँ के जाने के बाद हमें लगा कि हम अनाथ हो गए हैं। जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। पिताजी के जाने के बाद राजमाता हमारे साथ थी, लेकिन राजमाता के जाने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन फिर हमें राजमाता की बातें याद आई। पिता के जाने के बाद उन्होंने हमें सारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया था। हमने खुद को संभाला और राज के कामों में खुद को व्यस्त कर लिया। हमें आप पर गर्व है महाराज। आपने इतना दुख सहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। आप हमारे साथ हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभाने का मन करता है चीकू रानी। हम हमेशा आपके साथ हैं महाराज। चलिए, अब काफी वक्त हो गया है, हम तैयार हो रहे हैं। आप भी जाकर तैयार हो जाइए।
तैयार? किस लिए महाराज? अरे, अंजना रानी ने आपको नहीं बताया? हमारा सबसे बड़ा पुत्र इथिराज अपनी शिक्षा पूरी करके महल में लौट रहे हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है महाराज। हाँ, आप भी उनकी छोटी माँ हैं। आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। महाराज, मंजली दीदी, मधुमती और आपके कितने बच्चे हैं? मधुमती और हमारा एक बेटा है। उसकी शिक्षा खत्म होने में अभी 4 वर्ष बाकी है, इसलिए हम इथिराज के आने से बहुत प्रसन्न हैं। आज आपने हमारे माता पिता की बहुत याद दिलाई है रानी। हमें अच्छा लगा कि आपने उनके बारे में हमसे पूछा। वो जीवित होते तो आपसे मिलकर बहुत खुश होते। आपने ठीक कहा महाराज। कुछ देर बाद चीकू रानी राजा से पूछती हैं। महाराज, क्या आपने अपने पहले वचन का पालन किया? हाँ रानी, हमने आपके लिए चीकू का बगीचा लगवा दिया है। कुछ ही समय में आपको ताजा चीकू खाने को मिलेंगे। हमें एक बात समझ में नहीं आई, आपको चीकू के बगीचे में क्या दिलचस्पी है? हमें इस बगीचे में नहीं, चीकू फल में दिलचस्पी है महाराज। हम तो बस हर समय चीकू ही खाते रहते हैं, इसीलिए तो हमारा नाम भी चीकू ही पड़ गया। इथिराज के आने की खुशी में महल में रौनक छाई हुई थी। सब बहुत ही खुश थे। चीकू रानी बड़ी रानी अंजना के पास जाती हैं। उन्हें मंजली रानी मधुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अंजना दीदी, मधुमती दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ, वो एक दासी के साथ बगीचे से फूल तोड़ने गई थी। हमारे इथिराज को फूल बहुत ही पसंद हैं। हाँ, और उनका कक्ष फूलों से सजाना है और ये काम मधुमती की देखरेख में होगा। ठीक है दीदी, मैं आपके साथ लड्डू बनाने में आपकी सहायता करूं या मछली दीदी के साथ कमरा सजाने में उनकी सहायता करूं? ये छोटी रानी तो बहुत ही होशियार बनती है। क्यों ना आज इससे ही लड्डू बनवाए जाएं? देखते हैं इसे लड्डू बनाने आते भी हैं या नहीं। मुझे लड्डू बनाने आते हैं दीदी, आप चिंता ना करें। अंजना रानी ये जानकर हैरान रह गई कि चीकू रानी ने कैसे उनके मन की बात जान ली। हे भगवान, अभी तो मैंने इससे कुछ कहा भी नहीं था, फिर इसे कैसे मालूम चला? कहीं ये मन की बात पढ़ने वाली कोई जादूगरनी तो नहीं है? इससे पहले बड़ी रानी कुछ बोलती, चीकू रानी फिर बोल पड़ी। नहीं दीदी, मैं कोई मन पढ़ने वाली जादूगरनी नहीं हूँ। रानी घबराहट में बोली। छोटी रानी, आप एक काम कीजिए, आप बगीचे में जाकर मधुमती रानी की सहायता कीजिए। चीकू रानी बगीचे में गई तो उसे एक दासी फूल तोड़ती हुई दिखाई दी। मछली दीदी कहाँ है? अभी तो यहीं थी, न जाने कहाँ चली गई। शायद बावड़ी की ओर गई होगी। ठीक है, तुम फूल इकट्ठे करो, हम अभी आते हैं। चीकू रानी बावड़ी की तरफ चली गई। उन्हें वहां फिर से कई दरवाजे दिखे जो बंद थे, जिनमें से एक दरवाजे पर किसी के अंदर जाने के पैरों के निशान बने हुए थे। जाने के निशान बने हुए हैं, लेकिन आने के कोई निशान नहीं दिख रहे। चीकू रानी जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगी, तभी पीछे से दासी बुलाने आ गई। रानी जी चलिए, राजकुमार नगर में प्रवेश कर चुके हैं। हम जल्दी से कमरा सजा देते हैं। हाँ चलो। चीकू रानी ने इतिराज के कमरे को सजा दिया। अंजना के साथ लड्डू भी बनवाने लगी। तभी वहाँ मधुमती रानी भी आ गई। मछली दीदी, आप कहाँ थी? हमने आपको कितना ढूंढा। मंजली रानी के भाव कुछ बदल चुके थे। अब हमें क्यों ढूंढ रही थी रानी? हमें आपकी सहायता करनी थी, लेकिन हमने कमरा सजवा दिया है, आप चिंता ना करें। वे दोनों बात ही कर रही होती हैं, तभी महल में राजकुमार इथिराज की जय जयकार की आवाज आने लगती है। लगता है हमारा पुत्र महल में आ गया है, हमें द्वार पर चलना चाहिए। अंजना आरती की थाल लेकर द्वार पर चली जाती हैं। मधुमती और चीकू रानी भी उनके पीछे जा रहे होते हैं। तभी चीकू रानी देखती हैं कि एक दासी फूलों की टोकरी लेकर वहां आ गई है। अरे, ये दासी कौन है?
पहले तो हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। वह दासी मधुमती के पास जाती है। छोटी रानी, मैं ये फूलों की टोकरी कहाँ रखूं? अब हम छोटी रानी नहीं रहे शन्नो, इनसे मिलो। ये चीकू रानी है, इस महल की छोटी रानी। इनके आने के बाद अब मैं मझली रानी बन गई हूँ। चीकू रानी को वह दासी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह मधुमती रानी से पूछती हैं, मछली दीदी, ये कौन है? ये शन्नो है। हमारे विवाह के समय हमारे मायके से हमारे साथ आई थी, तब से ये हमारे साथ ही हैं। चीकू रानी को दासी के माथे पर एक काला निशान दिखाई देता है। शन्नो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके माथे पे काला निशान कैसा? मधुमती रानी शन्नो के माथे पर देखती हैं तो कोई निशान नहीं होता है। हमें तो कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। शायद ये सिर्फ हमें ही एहसास हुआ था। राजा द्वार पर पहले से ही राजकुमार इतिराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। सेनापति के साथ राजकुमार द्वार की तरफ आते हैं तो तीनों रानियां भी राजकुमार के स्वागत के लिए खड़ी थी। राजकुमार सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि चीकू रानी सबके साथ खड़ी थी। बेटा, ये इस महल की छोटी रानी है और आपकी छोटी माता। इनका आशीर्वाद लीजिए। राजकुमार चीकू रानी का आशीर्वाद लेता है। प्रणाम छोटी माता। आपके चेहरे में एक अलग से तेज और आंखों में ममता देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। ये सुनकर बड़ी और मंझली रानी जलने लगी। तभी वहाँ शन्नो आ गई और कहने लगी, बड़ी रानी, आपने राजकुमार को फूलों का हार तो पहनाया ही नहीं। हाँ हाँ, लाओ, अभी पहना देती हूँ। शन्नो ने टोकरी आगे करी और अंजना ने जैसे ही फूलों का हार उठाया, टोकरी में से एक काला नाग राजकुमार के पैरों के पास गिर गया। सब अंजना रानी को राजकुमार को हार पहनता देख रहे थे। वह नाग राजकुमार को डसने ही वाला था कि चीकू रानी की नजर उस पर पड़ती है। राजकुमार, हट जाइए वहाँ से। चीकू रानी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस नाग को अपने हाथों से पकड़ा और दूर ले जाकर फेंक दिया। इतने बड़े नाग को देखकर सब घबरा गए। आप ठीक तो हैं चीकू रानी? चीकू रानी को कोई चोट नहीं आई। जी महाराज, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। राजकुमार, आप ठीक तो है ना? राजकुमार इतिराज भी घबरा गए थे। जी छोटी माँ, हम ठीक हैं। अगर आप नाग को नहीं देखती तो वो नाग हमें डस लेता, फिर तो हमारा स्वागत जीवन भर सबको याद रहता। ऐसा मत कहिए राजकुमार, हमारी तो जान ही गले तक आ गई थी। इतना बड़ा नाग फूलों की टोकरी में अब तक छुपा कैसे था? शन्नो टोकरी को फेंक देती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। हे भगवान, आज मेरे हाथों कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। ये नाग जरूर नए बगीचे से आया होगा, वहाँ अभी खुदाई हुई थी। तुम ठीक कह रही हो शन्नो, ये नाग चीकू रानी के लिए बनाए गए चीकू के बगीचे से ही आया होगा। ये बात सुनकर राजा इस बात को वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है मंझली रानी, ये जीव तो कहीं से भी आ जा सकते हैं। हमारा सौभाग्य है कि समय रहते चीकू रानी ने नाग को देख लिया और राजकुमार के सर से बला उतार दी। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। चीकू रानी के बहादुरी के किस्सों में एक और किस्सा जुड़ गया है। नाग के उस हादसे को सब जल्दी ही भूल गए और उत्सव मनाने लगे। राजकुमार के सामने लड्डू की थाल रख दी गई और वे बहुत खुश हो गए। अरे वाह, लड्डू! कितने वर्षों के बाद लड्डू खाने को मिलेंगे। माँ, ये आपने बनाए हैं ना? बहुत स्वादिष्ट हैं। माँ, ये तो आज तक के सबसे स्वादिष्ट लड्डू हैं। अंजना रानी चीकू रानी की तरफ स्नेह से देखती हुए कहती हैं, अब उन्हें चीकू रानी बहुत सुंदर और आकर्षित लगने लगी थी।
इस बार लड्डू बनाने में हमारी सहायता तुम्हारी छोटी माँ ने की है, इसीलिए तो तुम्हें ये लड्डू और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। अच्छा, वैसे भी जिस खाने में माँ का प्यार और स्नेह मिल जाए वो खाना तो स्वादिष्ट बनेगा ही ना। हाँ माता, और यहाँ तो मेरी दोनों माता का प्यार मिला था तो दोगुना स्वादिष्ट बन गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन मधुमती रानी को अंदर ही अंदर जलन हो रही थी। उत्सव के बाद सब सोने चले गए, तभी अंजना रानी चीकू रानी से मिलने के लिए आ गईं। अरे बड़ी दीदी, आप यहाँ इस समय? सब ठीक तो है ना? क्यों छोटी रानी, हम अपनी छोटी बहन से मिलने नहीं आ सकते क्या? चीकू रानी ये बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती हैं। छोटी बहन? मैं? हाँ, आप छोटी रानी। हम उत्सव के माहौल में ठीक से आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाए थे, वही करने यहाँ आए हैं। कैसा धन्यवाद दीदी? आपने आज हमारे पुत्र की जान बचाई है। अगर आप समय पर उस नाग को ना देखती तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। ये तो मेरा फर्ज था दीदी। अपने बच्चों की रक्षा तो माता पिता को ही करनी होती है ना। हमें क्षमा कर दीजिए छोटी रानी, हमने आपको बहुत गलत समझा था और आपका दिल भी दुखाया था। अंजना रानी और चीकू रानी गले मिल गए और भावुक हो गए। रात बहुत हो गई थी, सब थके हारे सो चुके थे, लेकिन चीकू रानी अब तक सो नहीं पा रही थी। उस नाग का रहस्य अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस समय राजकुमार को यहाँ आना था उसी समय वह नाग भी टोकरी में आ गया। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? कुछ तो है जो हमसे छुपा हुआ है। अगले दिन चीकू रानी ने देखा कि महाराज अपने पुत्र के साथ सारा दिन बिताने वाले थे। आज महाराज राजकुमार इथिराज के साथ व्यस्त रहेंगे। आज हम अपना काम कर सकते हैं। वे राजा के पास गई और उनसे बात करने लगी। महाराज, हमें आपसे कुछ बात करनी है, आपकी अनुमति चाहिए। किस बात की अनुमति रानी? महाराज, हम सोच रहे थे कि आज हम अपने माता पिता से मिल आएं। बहुत समय बीत गया है, हमें उनकी बहुत याद आती है और उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही है हमें। यह भी कोई अनुमति लेने की बात है रानी? वो आपके पिता हैं, आपका पूरा अधिकार है कि आप उनसे कभी भी बिना किसी संकोच के मिलने जा सकती हैं। ठीक है महाराज, तो फिर हम आज ही चले जाएं। आप तो चले जाएंगी रानी, लेकिन आप हमारे बारे में भी तो सोचिए। को जन्म दिया। महाराज, हमने आपको विवाह के समय कहा था कि आप उनके बारे में हमसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। हमें याद है रानी, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमें कुछ तो बताइए, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप हमें उनके बारे में क्यों नहीं बताना चाहती? महाराज, हम समय आने पर आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन आप अभी हमसे कुछ मत पूछिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है छोटी रानी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप निश्चिंत होकर जाइए। चीकू रानी अपने माता पिता से मिलने चली गई। उनके माता पिता जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनके पिता भील जाति के थे। चीकू रानी उनकी अपनी संतान नहीं थी। कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक हैं चीकू बिटिया, तुम कैसी हो? हम भी ठीक हैं। देखो हमारी राजकुमारी सी बेटी इन राजमहल के वस्त्रों में कितनी सुंदर लग रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि चीकू छोटी रानी है। तो वहाँ ठीक से तो रह पा रही है ना? माँ, महाराज जी बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं।
कुछ देर बाद चीकू रानी ने अपने माता पिता से बातें करी और उसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों से तो मिल चुकी हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। चीकू, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार तो हुआ है। अब वो अपनी आंखों को भी खोल लेती हैं और धीरे धीरे बात भी कर लेती हैं। हाँ चीकू, अब उन्हें भूख भी लग रही है और अब वे खुद से उठने का प्रयास भी करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ और पिताजी। हाँ बेटा, ये सब उस फल की वजह से ही हो रहा है। उस फल को खाने के बाद ही उनमें इतना सुधार आया है। वो फल उनके लिए बहुत आवश्यक है। बस एक ही बात की परेशानी है कि इस जंगल में वे फल बहुत कम मिलते हैं। ना जाने मुझे कहाँ कहाँ से मंगवाने पड़ते हैं। उन फलों की व्यवस्था करना बहुत ही कठिन हो जाता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ समय के बाद उन फलों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उन फलों का बगीचा तैयार हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें उनकी चिंता लगी रहती है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि उन्हीं के कारण तू हमें मिली, नहीं तो हम बिना संतान के ही रह जाते। माँ, होनी को कौन टाल सकता है। मेरा आपके जीवन में आना निश्चित था। तू ठीक कह रही है बेटा। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ अभी? मुझे संध्या तक महल वापस जाना है। हाँ बेटा, जा मिल ले। अभी ही खाना खाया है उन्होंने, अभी जगी हुई हैं। वो तुझे देखकर बहुत खुश होंगी। चीकू रानी कमरे में जाती हैं। सामने एक साफ सुथरे बिस्तर पर राजमाता लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर आज भी तेज था। वो इतनी बीमार होने के बाद भी सौम्य दिखाई दे रही थी। चीकू रानी चारपाई के पास जाकर बैठ गई। प्रणाम राजमाता। चीकू रानी को देखकर राजमाता की आंखों में आंसू आ गए। जीती रहो बेटी, तुम आ गई। कब से तुम्हारी ही राह देख रही थी। चीकू रानी आंसू पोंछते हुए कहती हैं, जी राजमाता, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। राजमाता, आप दुखी ना हो। आपके कष्टों का समय अब पूरा हो गया है। आप जल्द ही अपने राजमहल में लौटेंगे। महल में सब कैसे हैं? महल में तो सब अच्छे हैं। कल आपके पौत्र इथिराज अपनी शिक्षा पूरी करके लौटे हैं। पूरा महल उत्सव मना रहा है। और मेरा पुत्र, मेरा महेंद्र कैसा है? वो बिल्कुल ठीक हैं। आपको बहुत याद करते हैं। मैं भी सबको बहुत याद करती हूँ। कुछ देर तक चीकू रानी और राजमाता के बीच बातचीत चलती है। राजमाता कभी अपना सिर हिलाकर धीरे से इशारा करती हैं तो कभी बात करती हैं। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है राजमाता? वैद्य जी आपको देखने तो आ रहे हैं ना? हाँ पुत्री, अब पहले से कुछ ठीक लग रहा है। राजमाता, मैं आपकी पुत्र वधू बन गई हूँ। पुत्र वधू? वो भी तो पुत्री ही होती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा राजमाता। आपकी पुत्री अब राजमहल में पहुंच चुकी है और जिसने भी आपके साथ ये अन्याय किया है उसे तो दंड अवश्य मिलेगा। तुम हो तो मुझे विश्वास है कि मैं महल में अवश्य जा पाऊंगी। चीकू रानी राजमाता के हाथों पर अपना हाथ रखती हैं और उन्हें आश्वासन देती हैं, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए और जो फल आपको खिलाया जा रहा है उसे अच्छे से खाइए। एक वही फल तो है जो आपको पूरी तरह स्वस्थ कर सकता है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। आप निश्चिंत रहिए राजमाता, मैं हूं ना। चीकू रानी राजमाता से बात कर रही थी कि तभी वहां वैद्य जी आ गए। चीकू रानी ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम बेटी, सदा सौभाग्यवती रहो। वैद्य जी, राजमाता को पूरी तरह से ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? बेटा, उनकी तबीयत तो ठीक हो रही है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ तो बात है, कोई तो दुख है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है।
जो इन्हें पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने दे रहा। वैद्य जी, अपने परिवार से दूर होने से बड़ा और कोई दुख नहीं है। इसी दुख के कारण राजमाता जल्दी से ठीक नहीं हो पा रही हैं। तुम ठीक कह रही हो बेटी। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके राजमाता को उनके परिवार के पास ले जाएं। जी, उन्हें समय पर चीकू फल खिलाते रहिए। देखिएगा, हमारी राजमाता बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और चलने भी लगेंगी। कुछ देर और रुकने के बाद संध्या होते ही चीकू रानी सबसे विदा लेकर राजमहल लौट आई। अगले दिन राजमहल में चीकू रानी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। तभी राजा महेंद्र उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं। कैसी है मेरी छोटी रानी? आपसे तो कल रात भेंट नहीं हो पाई। हम राजकुमार को नगर भ्रमण कराने ले गए थे। कोई बात नहीं महाराज, बेटा आने पर अक्सर पिता अपनी पत्नी को भूल ही जाते हैं। आप भी न रानी, भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं? कल आप महल में नहीं थी और महल बहुत ही सूना सूना लग रहा था। आपके बिना तो अब ये महल भी सूना सूना हो जाता है और हम भी। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे महाराज। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपके माता पिता आप कैसे हैं? राजा का सवाल सुनकर रानी थोड़ी उदास हो गईं। आपको अगर वहां रुकने का मन था तो आप संदेशा भिजवा देती और रुक जाती। खैर, चलिए हम अभी आपको आपके मायके छुड़वा देते हैं। नहीं महाराज, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सबसे मिल आए हैं, बस इसी में संतुष्ट हैं। हम जल्द ही फिर मिलने जाएंगे, लेकिन अभी हमारा यहाँ रहना अधिक आवश्यक है। ठीक है रानी, जैसी आपकी इच्छा, वैसे एक इच्छा हमारी भी है। आज आप हमारे साथ बगीचा घूमने चलें। बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। राजा और चीकू रानी बगीचे में टहल रहे थे। तभी चीकू रानी ने राजा से एक सवाल पूछा। महाराज, एक बात बताइए कि बावड़ी में इतने दरवाजे क्यों बने हुए हैं? हमें तो नहीं पता कि बावड़ी क्या होती है। क्या उसके आसपास ऐसा ही होता है? आप ही बता दीजिए ना। नहीं रानी, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये दरवाजे तो हमारे पूर्वजों ने बनवाए थे, ताकि अगर कोई राजा हमला करते हुए महल तक पहुंच जाए तो महल की स्त्रियां बावड़ी के दरवाजे से सुरक्षित महल से बाहर निकल जाएं। महाराज, उन दरवाजों से कोई सुरक्षित कैसे निकल सकता है? हमें बताइए। कुछ दरवाजों के पीछे कई और गुप्त दरवाजे हैं जो कि तहखाने तक ले जाते हैं, और कई दरवाजों के अंदर सुरंग बनी हुई है जो सीधे जंगल के बाहर ले जाती है। महाराज, ये तो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। उस रात महल में राजकुमार के आने की खुशी में एक आयोजन रखा गया, जिसका जो हुनर था वह प्रस्तुत कर रहा था। कोई संगीत बजा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई कठपुतली का खेल दिखा रहा था। सब आयोजन का आनंद ले रहे थे कि तभी मंजली रानी मधुमती राजा से कहती हैं, महाराज, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आयोजन से उठकर अपने कक्ष में आराम कर लूं? जी बिल्कुल रानी, आप आराम कर लीजिए। चीकू रानी मधुमती रानी पर नजर रखे हुए थी। मधुमती रानी के साथ शन्नो भी चली जाती है। कुछ समय बीतने के बाद चीकू रानी देखती हैं कि सेनापति भी सबसे नजर बचते हुए आयोजन से जा रहा है। आज तो हम इस सच का पता लगा कर ही रहेंगे। इसके लिए हमें इन दोनों का पीछा करना होगा। चीकू रानी भोजन की व्यवस्था देखने के बहाने से आयोजन से बाहर आ गई। वे सीधे बावड़ी के पास गईं, जहां उन्हें दो परछाइयां दरवाजे की ओर जाते हुए दिखी। ये तो मधुमती रानी और सेनापति की परछाई है। दो परछाई आपस में बात कर रही थी। चीकू रानी उन्हें दूर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत कर रहे थे। परछाइयां फिर से कुछ कदम आगे बढ़ गई। जब तक चीकू रानी उनके पास जाती, तब तक वो जा चुके थे। वे दरवाजे को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। जब तक चीकू रानी वहां पहुंचती है, वहां कोई नहीं होता है। ये दोनों कहाँ जा सकते हैं? अभी तो यहीं थे।
चीकू रानी की नजर एक दीवार पर पड़ती है। वह देखती हैं कि दीवार पर एक चित्र बना हुआ है जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। लगता है ये गुप्त दरवाजा है और मछली दीदी और सेनापति इसी दरवाजे से अंदर गए हैं। मुझे इन दोनों की यहाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ समय बाद उन्हें दोनों के कदमों की आवाज आती है और वे चौकन्नी होकर एक कोने में छुप जाती है। दोनों परछाइयां धीरे से दरवाजे से बाहर निकलती हैं और बावड़ी के पास से बाहर आकर निकल जाती हैं। ये क्या हुआ? लगता है सेनापति और मधुमती रानी यहीं से चले गए। मुझे ये दरवाजा खोल के रखना चाहिए। चीकू रानी चित्र की आंखों को दबाकर वह दरवाजा खोलती हैं। वे जैसे ही अंदर प्रवेश करती हैं, उन्हें एक जलती हुई मशाल दिखती है। सामने सीढ़ियां भी थी जो नीचे तहखाने की तरफ जा रही थी। वहां एक कक्ष बना हुआ था जहां से किसी के करहाने की आवाज आ रही थी। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये किसकी आवाज है? ये तो तहखाने से आ रही है। चीकू रानी एक मशाल लेकर उस कमरे में जाती हैं। व्यक्ति का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए चीकू रानी मशाल को उस व्यक्ति के चेहरे के सामने लेकर जाती हैं। तुम फिर से आ गए। इससे तो अच्छा तुम लोग मुझे मार ही डालो। रानी उस व्यक्ति का चेहरा पहचान लेती हैं और उनके मुंह से हैरानी से निकलता है, पिताजी महाराज, आप यहाँ? कौन महाराज? मुझे तो उस सेनापति और उस औरत ने गुलाम बना रखा है। चीकू रानी समझ गई कि सेनापति और मंजली रानी ने पिताजी महाराज को इस तहखाने में बंद कर रखा था। पिताजी महाराज, मैं आपकी छोटी पुत्र वधू हूँ। बड़े महाराज हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। तुम हमारी पुत्र वधू? जी महाराज, कुछ ही समय पहले आपके पुत्र ने हमसे विवाह किया है और हम यहाँ किसी कारण से आए। आप किस कारण की बात कर रही हैं? वो कारण आप हैं पिताजी। आप इसी समय हमारे साथ इस तहखाने से बाहर चलेंगे। हम आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। चीकू रानी पिताजी महाराज को सहारा देते हुए उस तहखाने से बाहर ले आई और उन्हें सभा में ले गई। आयोजन अभी भी चल रहा था। चीकू रानी बड़े महाराज को सीधा राजा महेंद्र के पास ले गई। सबकी नजर बड़े महाराज और चीकू पर पड़ती है। पिताजी महाराज की हालत इतनी बुरी थी कि राजा महेंद्र उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे थे। चीकू रानी, ये आप किन्हें ले आई हैं? आप इन्हें ध्यान से देखिए महाराज और पहचानिए कि ये कौन है और इनकी ये क्या हालत हो गई है। महल में सभी हैरान रह जाते हैं। सेनापति और मंजली रानी भी पिताजी महाराज को चीकू रानी के साथ खड़ा देखकर हैरान रह जाते हैं। उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी महाराज बाहर कैसे आ गए। अंजना रानी भी पिताजी महाराज को देखकर हैरान रह जाती हैं और राजा महेंद्र की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। चीकू रानी देखती हैं कि सेनापति के चेहरे का रंग उड़ गया है। चीकू रानी देखती हैं कि मंजली रानी भी बड़े महाराज को देखकर हैरान है। ये बात चीकू रानी को समझ में नहीं आती है। ये क्या, जिसने अपराध किया है वो भी हैरान है। पिताजी आप जिंदा हैं? राजा महेंद्र अपने पिता को गले से लगा लेते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी वहां सच में उनके साथ थे। बेटा महेंद्र, बेटा महेंद्र। इस बीच सेनापति मौका देखकर वहां से भागने का मौका ढूंढने लगता है। तभी चीकू रानी की नजर उस पर पड़ती है और सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों, सेनापति को तुरंत पकड़ो। और सिपाही सेनापति को पकड़ लेते हैं। ये क्या चीकू रानी, आप सेनापति को बंदी क्यों बना रही हैं? क्योंकि ये सभा छोड़कर भागने की तैयारी में थे महाराज। क्यों सेनापति जी, बिना अपना सच बताए कहाँ भाग रहे थे आप?
महाराज, ये सब सेनापति ने किया है, आप पूछिए इनसे। बोलो सेनापति, क्या तुमने मेरे पिताजी के साथ ये सब किया? जवाब दो। सेनापति महाराज के पैरों पर गिर जाता है। ये सब मैंने ही किया है महाराज। मैं ये योजना कई वर्षों से बना रहा था। इस योजना में शन्नो भी इसमें मेरे साथ थी। हमने आपका संपूर्ण राज हड़पने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार हमें धीरे धीरे आपके सभी परिवार को खत्म करना था। इस योजना में सबसे पहला षड्यंत्र बड़े महाराज के लिए रचा गया था, जिसमें सबको यह विश्वास दिलाना था कि बड़े महाराज की मृत्यु जंगली जानवर के प्रहार से हुई है, जबकि सच्चाई यह थी कि हमने बड़े महाराज को बावड़ी के तहखाने में बंद कर दिया था। तो फिर वो शव किसका था जिसे हमने अपने पिता का शव समझा था? हमने एक सिपाही को मारकर उसे बड़े महाराज के वस्त्र पहना दिए और उसके हाथ में खानदानी अंगूठी पहना दी थी। तुमने मेरे पिता को तहखाने में क्यों डाला था? क्योंकि बड़े महाराज को एक राज मालूम है और हमें वो राज जानना बहुत आवश्यक था। तुम किस राज की बात कर रहे हो? राज का गुप्त खानदानी खजाने का राज। गुप्त खजाना? तुम किस गुप्त खजाने की बात कर रहे हो? उस खानदानी खजाने का नक्शा सिर्फ बड़े महाराज को ही पता है और हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि ये खानदानी खजाना कहाँ छुपा हुआ है। मैं मर भी जाता लेकिन तब भी तुम्हें वो राज नहीं बताता। उस राज को जानने के लिए तुमने मेरे पिताजी को इतनी यातनाएं दी। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस दिन राजकुमार पर भी इन्हीं दोनों ने हमला किया था। तुम दोनों को अभी के अभी सजा मिलेगी। शांत हो जाइए महाराज, अभी एक और राज खुलना बाकी है। अब कौन सा राज बचा है छोटी रानी? इस नगर की राजमाता जीवित है महाराज। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। क्या हमारी माँ जीवित है? ये सुनकर सेनापति भी चौंक जाता है और उसके मुंह से निकलता है, ये कैसे हो सकता है? राजमाता तो मंदिर में लगी आग में जलकर मर चुकी हैं, फिर राजमाता जीवित कैसे हो सकती हैं? सेनापति भी राजमाता के विषय में अनजान था। आज तक सबके साथ वह यही सोचता था कि राजमाता मर चुकी हैं। राजमाता जीवित भी हैं और सुरक्षित भी हैं। वे मेरे माता पिता के साथ जंगल में हैं। मेरे माता पिता उनकी सेवा कर रहे हैं। अब आपको सेनापति बताएंगे कि उन्हें समाप्त करने की योजना किसने बनाई थी। राजमाता को समाप्त करने की योजना भी मैंने और सन्नो ने मिलकर बनाई थी। हमें लगा हम अपनी योजना में कामयाब हो गए। ये सब सुनने के बाद सब हैरान रह जाते हैं। तभी चीकू रानी बोलती हैं, आगे क्या हुआ है ये हम आपको बताते हैं महाराज। शन्नो मछली दीदी के कपड़े और आभूषण पहनकर सेनापति से मिलने जाया करती थी, पर आज तक मैं भी दासी शन्नो को मछली रानी ही समझ रही थी। जिस दिन दोनों ने राजमाता को जलाने की योजना बनाई, उस वक्त यह बात राजमाता की चहेती दासी प्रभा ने सुन ली थी। उसने ये सब मंदिर में जाकर राजमाता को बता दिया। प्रभा राजमाता से कहती है, आप मेरे साथ अपने वस्त्र और आभूषण बदल लीजिए और मेरे वस्त्र पहन लें, क्योंकि इस समय हम सेनापति की योजना का खुलासा भी नहीं कर सकते हैं। सेनापति हमारे आसपास ही होगा। यदि उसे भनक भी लगी तो हो सकता है वो आप पर वार भी कर दे। हमारे पास समय कम है। और राजमाता ने भी ऐसा ही किया। वे दासी प्रभा के वस्त्र पहनकर मंदिर के पीछे वाले मार्ग से बाहर निकल आए। उस दिन मंदिर में जब आग लगी तो पुरोहित और दासी प्रभा की जलकर मृत्यु हो गई और वह शव राजमाता का नहीं बल्कि दासी प्रभा का था। हमारी माता मंदिर से निकलकर कहाँ चली गई थी? राजमाता मंदिर से निकलकर कुछ दिनों तक जंगल में भटकती रही। राजमाता देवी माँ की भक्त हैं और देवी माँ अपनी भक्त की ऐसी अवस्था देखकर आघात हुई हैं। हम भी देवी भक्त हैं और देवी माँ के आशीर्वाद से हम एक दिव्य कन्या हैं। एक बार की बात है, जब महाराज और राजमाता जंगल में शिकार करने गए थे, तब हम उन्हें वहाँ मिले। उन्होंने हमारी परवरिश की जिम्मेदारी जंगल के मुखिया यानी हमारे माँ और पिताजी को सौंप दी थी। जब राजमाता जंगल में भटक रही थी तो मेरे पिताजी ने उन्हें पहचान लिया और कुटिया में ले आए। तब से राजमाता हमारे साथ ही हैं। चीकू का बाग भी हमने इनके लिए ही लगवाया है।
वैद्य जी ने उन्हें चीकू का नियमित रूप से सेवन करने को कहा है। चीकू खाने से ही वो पूरी तरह से स्वस्थ होंगी। देवी माँ ने स्वयं प्रकट होकर हमें ये कार्य पूर्ण करने के लिए कहा है। राजा महेंद्र ये सब सुनकर चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। देवी, आप धन्य हैं। आपने हमारे माता पिता को हमें लौटा दिया। राजमाता को महल में लाया गया और उनका स्वास्थ्य अपने परिवार को देखकर ही ठीक होने लगा। शन्नो और सेनापति को काल कोठरी में डाल दिया गया। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। आपका असली नाम क्या है रानी? हमारा नाम अविका है महाराज। हमें देवी का आशीर्वाद प्राप्त है कि जो हमें जिस भी नजर से देखेगा हम उसे वैसे ही नजर आएंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप मिली अबिका। इसके बाद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। राजा की प्रजा महाराज और राजमाता को वापस पाकर खुश हो जाते हैं और सभी का जीवन खुशियों से भर जाता है। ऐसी स्टोरी को देखने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।